ये 1929 का मुंबई था और बरसगीर का चोटी का वकील गम की गहराइयों में डूबा हुआ था। उसका सियासी कैरियर भी डूबने को था और मायूसी के आलम में वो कुछ माह बाद लंदन रवाना हो गया। ये वकील कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। उनकी अहलिया रतन बाई या रत्ती नींद की मुट्ठी भर गोलियां खाने के बाद एक होटल के कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई थी। उसकी वजह आज तक वाज़ेह नहीं हो सकी। उनकी रोमान पर कई भड़कते हुए तनाज़ात हावी आ गए थे। अपने आखिरी खतूत में से एक में उन्होंने कैद आज़म को लिखा कि मेरे महबूब, कोशिश करें कि मुझे एक ऐसे फूल की तौर पर याद रखें जिसे आपने चुना, ना कि किसी ऐसे फूल के तौर पर जिसे आपने रोंदा। कैद आज़म खुद में महदूद रहने वाले और खामोश तिप इंसान के तौर पर जाने जाते थे। कहते हैं कि उन्हें अवाम में सिर्फ 2 मरतबा रोता हुआ देखा गया। पहली बार 1929 में रत्ती के जनाजे में और दूसरी मरतबा 1947 में जब वो आखिरी मरतबा रत्ती की कब्र पर गए थे। MC छकाला रत्ती के जनाजे के बारे में लिखते हैं कि ये वाहिद मौका था जब मैंने जनाब को इंसानी कमजोरी का इजहार करते हुए देखा। यह हकीकत सबको नहीं मालूम कि लंदन में मुकीम एक नौजवान तालिब इल्म की हैसियत से उनकी ख्वाहिश थी कि वो दी ग्लोब में रोमियो का किरदार अदा करें। हालात और जमाने का सतम देखें कि परियों की कहानी की तरह शुरू होने वाली दास्तान मोहब्बत का अंजाम ऐसे अलमी पर हुआ जो शेक्सपियर के ड्रामे का मुकाबला कर सकता है। ये सिर्फ कुछ गवाह देने की बात नहीं है। शुहैद बताते हैं कि कैद आज़म अपनी जिम्मेदारी के हवाले से एहसास जुर्म का शिकार थे। कैद आज़म रत्ती से 24 साल बड़े थे। रत्ती के वालिद पारसी थे जिनसे कैद आज़म की दोस्ती रत्ती की पैदाइश से भी कबल हो गई थी। रत्ती कैद आज़म को जे पुकारती थी और छुट्टियों में उनके साथ दुनिया भर में घूमते, अपने बंगले में बड़ी दावतों का एहतमाम करते। कैद आज़म की शख्सियत के मखसूस अंदाज में भी उनका बहुत हाथ था, लेकिन कैद आज़म की तरह अपनी सियासी जिदोजहद में मगन रहने वाले शख्स के लिए रत्ती की तालिब फितरत का साथ देना मुश्किल था। यूं दूरियां बढ़ती रहीं। रत्ती की वफात के कई साल बाद कैद आज़म ने एक दोस्त के सामने इकरार किया कि वो बच्ची थी, मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, मैंने गलती की। कैद आज़म की कम आमेज शख्सियत की वजह से उनके जहन में झांकना तो बहुत मुश्किल है। ताहम ये बात दुरुस्त है कि रत्ती की वफात के बाद के साल उनकी जिंदगी का मुश्किल तरीन अरसा था। इस दौरान हिंदुस्तान में भी उनकी तहरीक मुतज़लज़ल थी। यूं वो हिंदुस्तानी सियासत को छोड़कर वकालत की गाज से लंदन चले गए। हैकर बोल्थियो के मुताबिक ये अरसा जिन्ना की जिंदगी में तरतीब और गौर व फिक्र का अरसा था। ये उनकी इब्तदाई जिदोजहद और फतह के तूफान के दरमियान का मरहला था। अगरचे वो इस फतह को हासिल करने के लिए 1934 में वापस आ चुके थे और मुश्किल दौर भी गुजर चुका था, लेकिन शायद उनका गम अब भी ताज़ा था। कैद आज़म के ड्राइवर का कहना था कि अपनी अहलिया की वफात के 12 साल बाद तक भी बाज़ औक़ात वो रात के किसी पहर उठ जाते और लकड़ी का एक बड़ा संदूक खोलने का हुक्म देते जिसमें उनकी अहलिया की चीजें रखी होती। वो खामोशी से उन चीजों को देखते रहते, जहाँ तक कि उनकी आंखों में नमी आ जाती।